है दोस्तों, आज आपका सीट नंबर 2 है मैथमेटिक्स का। डिटेल सॉल्यूशन आपको किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, पहले आप इसको पॉज करके खुद बनाइए, उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये आपका जितना भी क्वेश्चन है ये आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी संख्या का 7/10 जो है दूसरी संख्या का 4/5 के बराबर है, तो दोनों संख्या का अंतर अगर 100 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। एक्चुअली इसमें क्या है कि एक संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या मान लीजिए y है। ठीक है। अगर यदि किसी संख्या का 60/10 दूसरी संख्या का 4/5 के बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है, और दोनों संख्या का अंतर, याद रखिए कि संख्या हम लोग ये माने हैं। ठीक है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो याद रखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे x/y क्या होगा, ये 5 से आपका 5 दूनी 10 कट जाएगा, ये x बराबर 4 दूनी ये उधर जाएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये 7 आपका नीचे हो जाएगा। तो अब बताइए x बराबर 8 हो गया, y बराबर 7। याद रखिएगा हुआ नहीं, ये आपका अनुपात में है, लेकिन इसको मानते हैं। और ये दोनों का अंतर आपका दिया हुआ है कितना, 100। जब अंतर आपका 100 दिया हुआ है तो बोल रहा है उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो आप बताइए 8 सबसे छोटी संख्या है कि 7 छोटी है, तो इसमें 7 छोटी संख्या है। तो इसका आंसर, जब 1 बराबर आपका 100 है तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 700। यही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर दाल के भाव में 10% की बढ़ोतरी हो जाने पर एक आदमी 440 रुपये में 2 किलो दाल कम खरीदता है, तो दाल का पुराना मूल्य क्या होगा। दाल में क्या हुआ, 10% की बढ़ोतरी होगी। क्या होता है, जब आप दाल खरीदने गए तो पता चला कि भैया 10 रुपया तो बढ़ गया, 10% बढ़ गया, इसका मतलब 10 रुपया का सामान 11 रुपया हो गया। तो आप वही दाल जो खरीदने जाएगा, मतलब इतना ही पैसा 440 रुपया में खरीदने जाइएगा, तो आपको 2 किलो दाल कम खरीदना होगा, 2 की बढ़ोतरी हो गई। तो दाल का पुराना मूल्य, मतलब कि दाल का पुराना मूल्य कितना था, ये पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 10% बढ़ोतरी हुई, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 10% को पूरा काट देना है, बढ़ोतरी मतलब प्लस लिख देना है। इसको हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, प्लस 1/10। बढ़ोतरी हुई तो प्लस करते हैं। और याद रखिएगा ये आपका AB कॉन्सेप्ट है। हम आपको परसेंटेज जब पढ़ाए थे, परसेंटेज का टोटल 416 वीडियो है, 416 क्वेश्चन है, उसमें से ही एक टाइप हम पढ़ाए थे, AB परसेंटेज कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोलते थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि A B से बड़ा है तो B A से कितना बड़ा होगा, मतलब राम श्याम से अगर बड़ा है तो श्याम राम से कितना छोटा होगा, ऐसा है। तो वही बात है, 10% बढ़ोतरी हुई तो बताइए कि यहाँ पर 2 किलो दाल कम हो गया। तो इसका मतलब कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो है ये वही रहेगा, मतलब 1 का 1 ही रहेगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और 10 + 1 कितना है, 10 + 1 होता है 11, ये 11 नीचे हो जाएगा। आप ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन बना के देखिए तो सेम आपको यही मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1/11। इसका मतलब ये जो है खपत, मतलब ये 11 kg है अनुपात में पुराना। 1 kg जो है आपका कमी हुई, माइनस मतलब कमी बताता है, 1 kg कमी हुई, बाकी 11 - 10 मतलब 10 वर्तमान, आप वर्तमान kg खरीद रहे हैं, मतलब वर्तमान प्रेजेंट। तो आपको इस तीनों में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा। तो बताइए इसमें किसका वैल्यू दिया है, तो संयोगवश ये 2 किलो इसका वैल्यू दिया हुआ है। ये केजी है, केजी का केजी से तो 2 किलो तक कमी है, 2 किलो की कमी खरीदनी। तो यही 1 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2। जब यहाँ पर आपका जब आपका यहाँ पे 1 बराबर 2 दिया हुआ है, एक कमी अनुपात में असली 2 का कमी, तो ये कितना गुना ज़्यादा है, तो ये 2 गुना ज़्यादा है। तो हमको पुराना नहीं, नया नहीं, पुराना पूछ रहा है। पुराना मूल्य क्या होगा, तो भैया पुराना आप कितना केजी खरीदते थे, तो बताइए पुराना ये है कि ये है, तो पुराना आपका ये है। तो ये भी दोगुना होगा, तो मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना 2 कीजिएगा तो 11 दूना 22, ये आपका 22 केजी होगा। तो इसका मतलब पुराना आप खरीदते थे कितना, 22 केजी में। जब आप 22 केजी था तब पर भी आप पैसा कितना दे रहे थे, 400
40। तो आप बताइए 440 रुपया दे रहे थे रुपया पर केजी, तो पहले जो आप खरीदते थे पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य कितना था पर केजी? तो याद रखिए 22 से आप यहाँ काटिएगा तो आपको 20 रुपया पर केजी होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये भी कंसेप्ट है, ये बहुत सबसे इजी क्वेश्चन ये आपका है, तो ये आपको कोई ना कोई एग्जाम में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि किसी इमारत के ऊपरी सिरे की ज़मीन जो है आपका, एक सेकेंड इसको कलर को हमको राइट करना पड़ेगा, सिरे पर जो किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इमारत की तरफ जो है आपका 30 मीटर चलने पर कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाती है, तो इसकी इमारत की ऊंचाई क्या होगी? कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस आपको बरगला रहा है। देखिए क्या होगा कि किसी इमारत के ऊपरी सिरे पर जमीन पर किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है कहने का मतलब ये है कि एक इमारत है, इसको ज़मीन मान लीजिए, ये आपका इमारत है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कर रहा है कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है ज़मीन से, तो आप ज़मीन लीजिए और ज़मीन से इसका कोण बनाइए। तो ये आपका जो है यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका एंगल कितना है, ये 90 डिग्री होता है, ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। रहने दीजिए, इमारत की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा करिए, छुचुक 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 आगे जा रहे हैं, छुचुक छुचुक करके। तो यहाँ पर पहुँचे, जब आप इंसान यहाँ पहुँचा तो कह रहा है कि इस तरफ से मीटर पे चलने के बाद उसका कोण जो है बढ़कर 60 डिग्री हो गया, मतलब इमारत की तरफ चलने के बाद। तो यहाँ से जब आप यहाँ आए तब आपको कितना डिग्री हुआ, तो यहाँ पे ये आपका ये 60 डिग्री हुआ। और नज़दीक जाने पर डिग्री जो है आपका बढ़ता है, ये वैसे भी आपको पता है। सबसे पहला रूल है, जब आप 10th क्लास में होंगे या 8th क्लास में, तो ट्यूशन में आप पढ़े होंगे, tan 30 डिग्री हमेशा होता है 1/√3। ठीक है, और tan 60 डिग्री होता है हमेशा 1√3, सिर्फ √3। जब ये होता है तो इसके हिसाब से अगर हम निकालें तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, चाहे आपका इस तरह से क्वेश्चन होगा, एक सेकंड का, ये है, क्या पता कल को 30 और 60 ना देखें आपको, सबका सब एक जैसा बना देते हैं, मतलब एक इस टाइप का 3 क्वेश्चन है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि कल को आपको 60-30 है तो आपका 45-30 भी हो सकता है, 45 डिग्री 30 डिग्री हो सकता है, और 60 डिग्री और 45 डिग्री भी हो सकता है। अब आप बताइए यहाँ पे ये क्या होगा, जब 60-30 हो तो हमेशा याद रखना होगा आपको कि ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा √3 होगा। तो ये जो है आपका 60 डिग्री है, तो पहला ये √3 अगर होगा 60 डिग्री 30 डिग्री, तो ये √3 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 2 होगा। याद रखिए, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, तभी टोटल मिला के 3 2 1 3 होगा। चलिए, जब 45-30 होगा तो इसका वैल्यू हमेशा आपका √3 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, सॉरी, और ये जो वैल्यू होगा ये आपका, ये टोटल आपका होगा, टोटल आपका 1/√3, मतलब ये √3 होगा। तो ये जो बचा आपका ये वाला वैल्यू, ये आपका √3 - 1 होगा। सबका वैल्यू या तो 1 का मान दिया होगा तब आप √3 - 1 निकलेगा, अभी आपको पता चलेगा। बस आपको याद रखना है कि जब भी 45 होगा तो ये 1 1 होगा। वैसे भी आप सोचिए कि जब tan 45 डिग्री बनाइएगा तो tan 45 डिग्री 1 होता है। आप देखिए इसमें भी आप सॉल्व, यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये 45 डिग्री है तो ये जो वैल्यू होगा ये टोटल का वैल्यू होगा। जैसे अगर ये √3 होगा तो ये भी आपका √3 होगा, और याद रखिए ये 1 होगा तो ये आपका √3 - 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका सेम ही है लगभग। ठीक है, बस बशर्ते बस इतना है कि ये आपका √3 है, ये भी √3 है, और ये 1 है, ये √3 - 1 है। ये 1 है, ये आपका पूरा √3 है, क्योंकि आप जब tan 30 डिग्री मानिएगा तो ये पूरा आपका 30 डिग्री होगा। चलिए, एक लास्ट आप बस देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर जाते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें जो हैं बारीकी से याद रहे। जब ये 75 डिग्री होता है और जब ये 15 डिग्री होगा, कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी ये 75 डिग्री होगा और ये, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये तो 90 डिग्री होता ही है,
जब ये 75 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री होगा, तो हमेशा याद रखिएगा ये नीचे वाला जो है हमेशा √3 + 1 और ये होगा √3 - 1, अब बाकी ये 2√2 हो जाएगा। ये आप रट लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 75 15 डिग्री है, तो बताइए क्या होगा। तो याद रखिए 75 से सटा हुआ हमेशा माइनस होगा √3 - 1 2√2, और 15 से सटा हुआ छोटा है लेकिन तब पर भी प्लस होगा √3 + 1 2√2। अब क्वेश्चन के हिसाब से 30 डिग्री और क्या है आपका 60 डिग्री, इसका मतलब कि ये इसको 1 मानिए, इसको इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, इसको 4, ये चारों आपको याद करना होगा मुंह पे। तो 60 डिग्री है तो इसका मतलब कि हम यहीं पे बना देते हैं आपको इस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 60 है, ये आपका 30 है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये हम लोग √3 माने थे, ये हमेशा 1 होगा यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमेशा क्या होगा 2 होगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ हम लोग गए थे कितना, यहाँ से यहाँ जब हम लोग गए थे तो ये जो दूरी था ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 मीटर। जब ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 30 मीटर, इसका तात्पर्य ये है कि ये 2 बराबर 30 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो याद रखिएगा टोटल आपका क्या हुआ, ये 1 बराबर 15, तो ये भी आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन बोलता है इमारत की ऊंचाई, तो ये आपका √3 का वैल्यू निकालना है। तो जब 1 बराबर 15 है, 1 का वैल्यू 15 है, तो √3 का वैल्यू क्या होगा 15√3। तो क्वेश्चन का वैल्यू कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको ये समझना था कि इसका क्या है। जब 60 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो हमेशा √3 1 और 2 लिखा जाएगा। जब 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा तो ये हमेशा √3 हो जाएगा, ये आपका 1 लिखा जाएगा, ये आपका 2 लिखा जाएगा। जब भी आपका यहाँ पे ये 45 डिग्री और 30 डिग्री होगा तो ये 1 लिखा जाएगा, ये आपका 1 लिखा जाएगा, और यहाँ की √3 - 1 लिखा जाएगा। जब भी आपका 60 डिग्री 45 डिग्री होगा तो ये आपका √3 लिखा जाएगा, ये आपका 1 लिखा जाएगा, ये √3 - 1 लिखा जाएगा। और जब भी आपका 75 डिग्री और 15 डिग्री होगा तो हमेशा √3 + 1 15 डिग्री से सटा हुआ, और 75 डिग्री से सटा हुआ √3 - 1 का वैल्यू होता है, और ये 2√2 होगा। कल को भविष्य में आपका क्वेश्चन ये 100% आपका आएगा, इसलिए इस चीज़ को आपको याद रखिएगा, तो आपको विदिन अ सेकेंड में आपको क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। एक शॉपिंग मार्ट एक वस्तु को बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजना प्रदान करता है। छूट प्रदान करता है, अगर हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमको छूट दे रहा है। तो भैया छूट दे रहा है तो हम तो ग्राहक है, तो हम तो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हमको अधिकतम छूट मिले, तब उसको पैसा कम देंगे ना। तो 30% का छूट है, चलो ये रहने दीजिए, 30% का छूट तो मतलब छूट है। 15 की दो क्रमिक छूट, इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका 15 + 15 और -15 15 225 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 30 और -2.25 आपका आ जाएगा 27.75%। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये दोनों में से तो ये अच्छा छूट है, हम तो चाहेंगे कि हमको 30% छूट दे, तो ये दोनों में तो चलिए आपका 2 नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिकतम छूट होगा, जहाँ 2 है वहाँ कैंसिल कीजिए। ये देखते हैं, आपको जब भी बताएं कि जब 2 खरीदा 1 मुफ्त, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपको सामान दे के आपको छूट दे रहा है। तो भैया जो मुफ्त वाला है वो सिर्फ ऊपर रहेगा, मुफ्त कितना है 1, और बाकी जितना है ये दोनों को जोड़ देना है, 2 1 3 गुना 100 करिएगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 33.33%। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भी छूट अच्छा है, ये दोनों से तो अच्छा है पहला और दूसरा से, इसका मतलब पहला भी आपका ख़त्म हो गया, तो पहला आंसर ख़त्म हो गया, क्योंकि छूट हमको ये तीसरा वाला ज़्यादा बेटर है। अभी 3 और 4, चौथा भी देखे नहीं, चौथा का देख लेते हैं। तो चौथा जो है 4 3 7, जो मुफ्त है वो ऊपर लिखिए, तो मुफ्त आपका 3 है ऊपर लिखिए, बाकी 4 3 7 यहाँ हो जाएगा, गुना 100 कीजिएगा तो आपको क्या है 7 21 नहीं 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 हो गया आपका, 28 के बाद 8 2 10 मतलब 7 21, इसका मतलब सबसे अच्छा छूट यही 43 पॉइंट समथिंग होगा। बस याद रखिएगा, इसका मतलब कि सबसे अच्छा छूट ये आपका चौथा वाला दे रहा है। तो हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा है कि छूट योजना ग्राहक को अधिकतम छूट प्रदान कर रहा है, तो ये आपका चौथा, तो आंसर जो है ये आपका चौथा हो जाएगा, ये आप कैंसिल कीजिए। चलिए, छूट हमेशा इस तरह से मुफ्त का है, तो मुफ्त वाला याद रखिए ये डिस्काउंट ही होते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 10 खरीदे हैं, अब बाकी हमको 3 गो फ्री दिया है, तो छूट होगा मुफ्त वाला ऊपर लिखिए, बाकी जोड़ दीजिए, तो दोनों को 10 खरीदे 3 मुफ्त 10 3 13 और गुना 100 कर दीजिए, तो ये आपका छूट है प्रतिशत। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जैसे कि ए बी सी जो है अपनी पूंजी का 2/5, 3/4 और 5/8 के जो है, एक सेकेंड, के अनुपात में लगाकर साझेदारी करता है। याद रखिएगा, किसी का भी, चाहे आदमी ए हो, चाहे आदमी बी हो और चाहे आदमी सी हो, दुकानदार जो है पार्टनरशिपिंग करता है, कहता है चलो ना हम भी पैसा लगाते हैं, तो हमेशा उसका प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट याद रखिएगा, उसका कितना साल लगा, मतलब टाइम गुना कैपिटल, कितना पैसा लगा। मान लीजिए ए का टी टाइम और सी कैपिटल है, बी भी कितना टाइम लगाया, कितना टाइम या कितना महीना, कितना साल लगाया, उस तक कैपिटल मतलब कितना पैसा लगा, वही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का अनुपात। फिर ये भी क्या होता है, जैसे कितना पैसा लगा, कितना टाइम लगाया और कितना पैसा लगाया, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट किया। इस चीज़ पे ही कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि हमेशा जब भी प्रॉफिट होता है तो इस तरह से होता है। अब ये किस तरह से अपने आप को पैसा वितरण किया ताकि उसको प्रॉफिट हो, मतलब पूंजी कैसे लगाया, तो कह रहा है कि भैया ABC अपनी पूंजी का 2/5, 3/4, 5/8 के अनुपात में लगातार साझेदारी किया। हम कहते हैं कि पूंजी, एक सेकंड यहीं पे बना देते हैं आपको, हम कहते हैं कि पूंजी जो लगाया वो ABC, A और B और C। ABC जो पूंजी लगाया वो आपको किस अनुपात में लगाया, तो 2:5, 3/4 और 5/8। और हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह से पूंजी कभी नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपका गलत होगा, नीचे वाला कहीं ना कहीं हटाना चाहिए। और नीचे वाला को हटाने के लिए आपको नीचे का तीनों का एलसीएम लेना होगा। और याद रखिएगा एलसीएम आपका है कितना, ये सबका, ये नीचे वाला सिर्फ बोल रहा है, ये आपका 40। और जब एलसीएम लीजिएगा सबको 40 गुना कीजिए, 40 गुना कीजिए और 40 गुना कीजिए। ये 5 8 40, 8 दूनी 16, एक का एक जो पूंजी लगा रहा है वो कैपिटल लगा रहा है 16। और ये 4 दही के 40 मतलब 10 या 30 बी जो लगा रहा है, ये 10 मतलब 4 से काटिए इसको, 4 दही तो 10 या 30 होगा ना, गुना कीजिएगा तो आपका 30 ये जो है लगा रहा है। इसको हटाइए ऐसे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। 16 लगा रहा है और ये बी कितना लगा रहा है, तो आपका 30 लगा रहा है। बचा आपका सी जो लगा रहा है, याद रखिएगा सी 8 25 40 मतलब 25 25, तो ये आपका 25 लगा रहा है। तो ये आपका टोटल पूंजी ये लगाया है, ठीक है, ABC। अब भाई पूंजी तो लगाया है, सही है, ये अपना टोटल पूंजी लगाया है, लेकिन कब कब कितना साल के लिए लगाया है ये ज़्यादा जरूरी है। संयोगवश क्या है, क्वेश्चन इस तरह से है कि 4 महीने के बाद ये अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि किया। तो भैया ये जो लगाया था पूंजी, इसको तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। ये जो पूंजी लगाया वो 4 महीने के बाद क्या है, 50% और वृद्धि कर दिया। हम कहते हैं ये जो है 4 महीना के लिए, इसको हटाइए ऐसे लिखिए, ये जो है 4 महीना के लिए 16 पूंजी लगाया है। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर जो है आपका यहाँ पे टोटल याद रखिएगा वर्ष के अंत है, इसका मतलब टोटल 12 महीना ये लोग पूंजी लगाया था। तो ये 4 महीना जो है 16 रुपया लगाता है, 16 रुपया समझिए या 16 अनुपात बोलिए। फिर जो है 4 महीना बाद क्या हुआ, ये 50% वृद्धि करता है, तो 16 रुपया से 50% वृद्धि मतलब इसका आधा 8 और 8 छो 14 मतलब +8 जो है वृद्धि करता है, ठीक है, +8 क्या करता है, वृद्धि करता है। जब +8 वृद्धि करता है तो इसका मतलब 8 छो 24, इसका मतलब कि 24 रुपया तो लगा रहा है, लेकिन ये तो आपका 4 महीना है और बचा कितना महीना, 8 महीना, क्योंकि टोटल एक साल लगा रहा है और एक साल होता कितना है, 12। भैया बी भी तो पूंजी लगाया है। अब जरा देखें बी अपना खेल कैसे खेला। बी अपनी पूंजी का मतलब 4 ही महीना बाद क्या है, वही बोल रहा है, ए अपनी पूंजी का 50% है, लेकिन बी वही 4 महीना बाद बी अपनी पूंजी का 20% कमी कर देता है। इसका मतलब कि 4 महीना तक जो है बी जो है लगाया पूंजी 30, फिर बाद में जो है 8 महीना जो बचा उसमें से ये क्या है 20% कम किया, तो याद रखिए ये 6 रुपया कम कर दिया। 30 का 20% कम होता है, 20% कम होता है 6, तो 30 - 6 यहाँ पे आपका 8 महीने, और चूँकि 30 - 6 आपका 24 होता है, तो समझिए 24 रुपया वो लगाया। और सी के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब सी जो है वर्ष के अंत में पूरा पैसा 12 महीना तक 25 ही रुपया लगाया। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी भैया जो है कोई दिमाग नहीं लगाया, वो 25 ही रुपया लगाया, लेकिन वो 12 महीना तक लगाया, 12 महीना मतलब एक साल। अब बताइए ये तीनों इसका पूंजी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये तीनों जो है उसका प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पैसा लगाया और कितना टाइम लिया वही हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम इसको क्या है यहीं पे इसको बगल में ही कर देते हैं, ये आपका, नहीं तो ऐसा करते हैं इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो 16 चौक 64
और ये क्या हो जाएगा आपका 24 अट्ठे 132, हाँ 192। तो ए का पैसा कितना हो गया, ए जो है 16 चौक 64। ए और बी और सी यहाँ पे इधर क्यों बनाते हैं, इधर ही बना देते हैं। ए और बी और सी के जो प्रॉफिट का अनुपात होगा तो 16 चौक 64 और प्लस 192, ठीक है। ये 4 तिया 12 120 और प्लस वही 192 और सी तो है 25 दूना 50 और 25, तो आपका क्या कितना हो जाएगा 300। तो ये आपका टोटल 300 हो जाएगा, ठीक है। हम इसी को सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। चलिए अब क्या है, याद रखिएगा आपको समझाने के लिए इतना देर कर रहे हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कोई जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये 4 2 6, ये मैं टोटल कितना हो जाएगा 256, 9 6 15, हाँ 256। ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 1 1 2 मतलब 312 और ये 300। आप अगर काटिएगा, याद रखिएगा ए और बी का टोटल प्रॉफिट का अनुपात है, और चूँकि हमको अनुपात टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 2,82,100। इसको आप 4 से काटिए तो 4 25 20, 6 चौक 24 और 4 चौक 16, फिर 7 चौक 28 और 4 तिया 12, 73 होना चाहिए ये, नहीं 4 4 4 28 8 3 11, हाँ 32। तो यहाँ पे आपका 78 होगा और ये तो आपका 25 तिया 75, क्योंकि 4 से कटेगा तो ये आपका 100 से कट जाएगा 25, अब आके गुना 3। इसको हम 3 गुना 100 कर सकते हैं, हमको पता है 4 से काटने पे ये 25 होगा, 25 गुना 25 तिया 75। अब आप ही बताइए कि ये तीनों आपका अनुपात सबसे छोटा अनुपात हो गया। जब आप इसको जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 8 5 13 13 4 17, 17 के साथ बाकी 1। ऐसा करिए, इसको यहाँ लिखते हैं टोटल का सबका, तो 8 5 13 13 4 17, 8 5 13 13 4 17, 17 के साथ बाकी 1। तो ये जो है आपका कितना 7 6 13 13 4 13 7 21, 7 6 13 7 20 1 21, हाँ 217। जब ये 217 हो गया और ये देखिए टोटल प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट का अनुपात था, सबको जोड़ दीजिए तो टोटल प्रॉफिट का अनुपात 217, लेकिन एक्चुअल में है कितना 2,82,100, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, एक का मान निकालिए, मतलब कि 2,8,2,1,0,0 डिवाइडेड बाई 217, ये एक का मान निकल जाएगा। और आपको क्या चाहिए, बी का हिस्सा। भैया बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा मतलब प्रॉफिट, हमको कितना हिस्सा चाहिए, मतलब हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, तो ये आपका 78 है। अब आओ देखिए ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 217 से आप इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, आप इसको ऐसा कीजिए, मान लीजिए हम 217 से इसको 1 से 217 से काटते हैं, स्पीड में काटिए, तो ये 2 एकम 2, ठीक है। जब 2 एकम 2 होगा, कहीं ना कहीं कटेगा तो जरूर, तभी तो ऐसा हुआ है। एक सेकंड, क्या हो गया, तो 2 एकम 2 करिएगा तो 2 8 2 और 217 आपका कितना हो जाएगा, आप 7 7 5 12, ये आपका कितना हो जाएगा 7 में से 1 जाए 6 और क्या 61। 217 से कितना कटेगा, तो 3 अगर दीजिए 3 तो 70 तिया 51 और 3 दूनी 6, तो आपका ये जो है 3 से कटेगा, और जब ये 3 से कटेगा तो ये 2 को शून्य अभी भी बचा है, तो ये 2 को शून्य आपको लिखना होगा। तो 1300 गुना आपका 78 हो गया आंसर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 78 और 13, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 8 मतलब 29, और ये 7 आपका 4 9 2 11 और 7 2 9 1 10, इसका मतलब 1014 होगा ही, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब बाकी 2 शून्य आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आवाज़ बहुत आ रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका प्रोसेस है, प्रॉफिट हमेशा P इंटू सी T इंटू सी T इंटू सी होता है। ए बी सी का वैल्यू निकालें, फिर आपका प्रॉफिट का अनुपात निकालें, और प्रॉफिट का अनुपात में संख्या दिया हुआ था और बी का अनुपात, कल को आपको ए बी का भी, ए और सी का भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है क्योंकि पीछे काम चल रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि एक बॉक्स के 12 लाल, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि एक बॉक्स क्या है 12 लाल है 6 हरा है और जेड पीला है। भैया जेड पीला है नहीं पता है, रहने दीजिए। बॉक्स से एक हरी गेंद को चुनने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है 2/9, मतलब हरा गेंद अगर चुनेगा तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको प्रायिकता बोला जाता है, वो कितना है 2/9, ठीक है, रहने दीजिए 2/9 है। आगे क्या बोल रहा है कि तो उसे एक गेंद को चुनने की
अगर उसको एक गेंद को चुनना है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, क्या, जो या तो लाल हो या तो पीला हो। मतलब कि चुनिए वो जो या तो लाल हो या तो पीला हो। जब लाल या पीला हो तो इसका मतलब क्या, हरा नहीं हो, हरा नहीं हो वो जो एक चुनेगा। तो कहने का मतलब कि लाल और पीला ही चुनना है, हरा नहीं चुनना है। तो ये हरा गेंद का है, इसको अगर 1 माइनस करेंगे 2/9 तो ये हरा नहीं होगा। हरा ना चुनने की प्रोबेबिलिटी, प्रायता मतलब प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा, हरा नहीं चुनना मतलब है कि लाल या पीला चुनना। तो 9 माइनस 1, 1 माइनस 2/9 मतलब 7/9 आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आंसर बहुत इजी आ गया, इजी वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 वर्ष अधिक है। जो बोल रहा है वही कीजिए। जैसे कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक है। मान लीजिए ये आपका व्यक्ति है और ये आपका पुत्र है। तो बोल रहा है एक व्यक्ति की आयु, ठीक है भैया, पुत्र की आयु से, तो पुत्र का आयु मान लीजिए x मानते हैं, तो पुत्र के आयु से 3 गुना, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, पुत्र का आयु मान लीजिए x है, तो उस व्यक्ति का आयु पुत्र के आयु से 3 गुना से 3 अधिक है +3। देखिए जो बोलता है वही कीजिए, आपका 100% आपका आंसर निकलेगा। अब जो बोल रहा है कि यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुना से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब ये जो स्पेशल 3x है, तो इसी को आप 3 वर्ष बाद कीजिए तो 3x, सॉरी ये वर्तमान का है, तो 3x +3, यहाँ +3 वर्ष बाद, और ये भी x +3 वर्ष बाद। आपको समझाने के लिए ये +3 अलग लिखिए, क्योंकि ये जो है 3 वर्ष ऐड हुआ 3 वर्ष बाद, ठीक है, और वर्तमान इतना था। तो उस व्यक्ति की आयु जो है पुत्र की आयु के दोगुना से 10 अधिक है। तो पुत्र की आयु से दोगुना से 10 अधिक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा 3x +3 जो है, ये 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो इतना होगा ही, इस आयु से कितना, इस आयु से दुगना, गुना 2 कीजिए, ठीक है, इसको मिटा दीजिए नहीं तो सूट नहीं करेगा, ठीक है, दुगना से 10 अधिक है। ये क्या, व्यक्ति की आयु। अब तो समीकरण हो गया, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको 100% x का मान निकलेगा। तो 3x + 3 + 6 बराबर 2x + 3 दूनी 6 + 10। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका ये हो जाएगा x बराबर 1 6 से ये कट जाएगा, तो x बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब जो बोल रहा है वो निकालिए। अगर आपको व्यक्ति बोल रहा है वर्तमान पता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का वर्तमान आयु x ही माने हैं, तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन अगर पिता का पूछता तो यहाँ 10 दिया 30 + 3 मतलब 33 हो जाता। चलिए, तो इसका 2 टाइप का होता है क्वेश्चन। तो पहला ये इस टाइप है, बाकी जो अब अगला क्वेश्चन कभी आएगा तो आपको उस टाइप बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया कि 15 वस्तु का माध्य जो है आपका 45 है, ठीक है, पाया गया 45। माध्य मतलब होता है एवरेज, इस बात को आपको याद रखना होगा। यदि गणना के समय क्या हुआ, गणना के समय दो मदों को गलत तरीके से लिख दिया। जब आप गणना कर रहे थे तो पता चला कि आप 38 और 46 को गलती से 83 और 76 के रूप में लिया गया। तो गलत तरीके से 38 और 46 को आप लिखे कितना, 83 और 76। तो आप बताइए गणना कर रहे थे तब ये गलत हुआ, तब जाके ये 45 आया। तो सही अगर गणना करते तो सही माध्य क्या होता, यही पूछ रहा है, मतलब सही एवरेज क्या होता। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो भैया सही क्या था और गलत आप क्या किए। गलत तरीके से 38 और 46 लिखे, तो जहाँ गलत है
गलत तरीके से 38 और 46 के बजाय 43 और 73 लिखे। मतलब लिखना था आपको 38 और 46, लेकिन लिखे कितना आप 83 और 76। मतलब सही लिखना था आपको 38 और 46, लेकिन भैया आप लिखे कितना, तो आप लिखे हैं 83 और 76। लिखना था 38-46, लिखे हैं 83-76। तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा आपका ये माध्य है, इसका मतलब ये 45 से एवरेज आपका कम आना चाहिए। तो ऑप्शन में भी देखिए 45 से कम है। 814 के 4 बाकी 1, 4 3 7 1 8, 84 लिखना चाहिए था, लेकिन आप लोग 8 7 15 क्या लिखें, गलती बेईमानी करके या किसी बस गलत तरीके से 83 और 76 लिख दिया। तो ये सही था, ये गलत था। गलत था तभी एवरेज बढ़ा था, माध्य बढ़ा था। सही रहता तो माध्य घटता, तो 45 से घटेगा। तो ये अंतर कितना का घटना चाहिए था, तो 75 का। बढ़ा है 75 का, तो इसका मतलब घटाओ 75। तो एवरेज माध्य है कितना, तो 45। घटना चाहिए क्योंकि हमको जो है गलत तरीके से ज़्यादा नंबर ऐड कर लिए थे। तो एवरेज आपका कम होना चाहिए, 45 माइनस अंतर कितने का, तो आपको यहाँ पे अंतर है 75 का। और इस 75 जो है सब में बटेगा, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है या टोटल वस्तु कितना है, तो 150। टोटल वस्तु कितना है आपका 150, तो यहाँ पे 150 लिखिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 तिया 75 और 25 छोके 150, तो ये आपका 3 दूनी छो 1/2 मतलब 45 माइनस 0.5, आंसर क्या हो जाएगा आपका 44.5। तो देखिए कब असली में आपका ये माध्य होना चाहिए था। वो तो गलती की है आपकी, नंबर ज़्यादा बढ़ा दिए, तभी तो आपको 45 माध्य आया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर देकर प्रति 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्त में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितना है। भैया आप 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्त ली। किस्त का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, किस्त हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 वार्षिक किस्त चुकाई जाती है, तो किस्त हमेशा समान रहेगा क्योंकि लिखा हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका चाहिए, एक सेकेंड, 20 रुपया था, 5% ब्याज है, मतलब 5/10 100, मतलब 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा आपका 21। और ये जो है आपका 20 से फिर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ये आपका दुगना हो जाता है, मतलब कि ये 2 दूनी 400 हो जाएगा आपका। ये 21 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, यहाँ तो आपको ये बराबर होना चाहिए, किस्त बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये 20 से 21 हुआ है, और जो फिर हो जाएगा 400 से 441 स्क्वायर होगा, मतलब 20 से 21 होगा, फिर जो है स्क्वायर होगा, मतलब कि 20 से 441, मतलब 400 से 441। जब 400 से 441 होगा तो ये जो है आपका किस्त तो समान होना चाहिए। तो समान होने के लिए 441 यहाँ है, तो यहाँ भी आपका 441 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका गुना 21 कीजिएगा आप, तो इधर भी आपको गुना 21 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 420 440 सॉरी 400, किस्त यहाँ पर 441 यहाँ है, तो किस्त हमेशा बराबर होता है, तो 441। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 4 8 मतलब 820 हो जाएगा। ये आपका पी हो जाएगा, उधार ली गई राशि। चूँकि क्वेश्चन में जो है, एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ा गया, क्वेश्चन में आपका एक किस्त का वैल्यू दिया होगा, प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 441, एक किस्त का वैल्यू दिया है 17,640। इसका मतलब ये कितना गुना ज़्यादा है, तो 4 416 416 1 17, ये 40 गुना ज़्यादा है। तो धनराशि भी आपका 40 गुना ज़्यादा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 चौक 32, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 3 2 6 और 1 0, और फिर 1 0 40 वाला, मतलब ये 0 और ये 0, तो 32,600 आपका आंसर 100% आएगा। ये क्या हो गया, ये 4 दूनी 8 होगा ना मेरे भाई, 4 दूनी 8 होगा ना, मतलब 820 से गुना कीजिए 4 से, 4 दूनी 8 चौक 32,
और 2 शून्य यहाँ यहाँ, ठीक है। चलो, तो ये ऐसे आपको करना है, याद रखिएगा किस्त का क्वेश्चन में किस्त को समान रखना है। तो इसको गुना किए, इसको भी गुना एक हिस्से करेंगे, ये आपका टोटल 820 हो गया और ये आपका एक किस्त का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप टोटल धनराशि 820 है, तो आप निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए बी सी जीपी होता है। तो भैया जीपी का वैल्यू होता है कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी, मतलब ए सी बराबर बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। खैर छोड़िए, क्वेश्चन जो है आपका लिखा है तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या होगा। ऐसा करते हैं, हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी सी का वैल्यू अगर पुट करना होगा तो ए बराबर मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं आपको 1, बी बराबर 2 लिखते हैं और सी बराबर 4 लिखते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए 2/1 और 4/2, तो आपको ये 2 आ रहा है, ठीक है। हम वैल्यू अगर पुट करें और फिर ऑप्शन में पुट करके डालें तो जो आपका वैल्यू मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो जब हम 1 ए स्क्वायर यहाँ पर 1 लिखें और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 लिखें, प्लस फिर बी स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे होना चाहिए -1/3 प्लस 1/4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ 3 चौक 12 -4 प्लस 4 तिया 12 मतलब -1/12 होना चाहिए, ठीक है। हम ऑप्शन के थ्रू चल रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए बी और ए का वैल्यू। बी का मान हम लोग क्या माने हैं 2, यहाँ देखिए तो 2 दूनी 4 माइनस 1 का मान मतलब यहाँ 1 हो गया, तो 1 माइनस, तो 1/3 ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, यहाँ बी स्क्वायर बराबर वही आपका 2 दूनी 4, फिर आपका सी स्क्वायर है तो सी का मान कितना है 4, सी का मान है यहाँ पे आपका 4 मान है तो 4 चौक 16 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 16 12, तो -12। तो इसका मतलब -1/12 ये भी, और ये भी -1/12। इसका मतलब कि ये जो है ऑप्शन से वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो वैल्यू है 1/b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आपका वैल्यू बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा, हमेशा याद रखिएगा जब नाव की धारा की दिशा अगर बोलेगा तो याद रखिएगा जब आपका पानी का रंग ये ना ऐसे से चल रहा है, ऐसे से आपका पानी चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है पानी, ठीक है। धारा इधर तरफ चल रहा है। जब नाव धारा के दिशा में चलेगा तो उसको अनुकूल कहेंगे या आपका डाउन स्ट्रीम, नहीं तो धारा अनुकूल आप समझिए। और अगर प्रतिकूल चलेगा कि नाव के विपरीत, जैसे कि नाव चल रहा है ऐसे, ठीक है। और अगर नाव इस तरह से जा रहा है, ये तो नाव भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है, धारा भी पानी की धारा, लेकिन अगर नाव इधर चल रहा है और धारा इधर चल रहा है तो इसका मतलब है कि नाव को रोक रहा है। तो जब नाव को रोक रहा है तो इसका मतलब प्रतिकूल होगा। और याद रखिए जब अनुकूल होगा तो धारा का दिशा और नाव की दिशा हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपका नाव होगा, नाव की चाल, और ये आपका धारा की चाल। नाव हमेशा ज़्यादा होता है नाव की चाल। दूसरी बात, धारा के अगर प्रतिकूल होगा तो हमेशा x माइनस वाई होगा। और ये याद रखिएगा, हम बार बार यही कर रहे हैं, एक सेकंड, ये नाव की चाल, ये धारा की चाल, ये भी नाव की चाल, ये भी धारा की चाल, तो ये ओवरऑल चाल हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये रहने दीजिए। अब जो है प्रतिकूल मतलब विपरीत, याद रखिएगा विपरीत भी बोल से, अनुकूल मतलब कि दिशा, सेम दिशा। अब क्वेश्चन पढ़िए कि धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी, धारा की दिशा में भी चल रहा है और विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, तो निश्चित दूरी मतलब देखिए यहाँ से लेके तय कीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो एक निश्चित दूरी ही तो है, ठीक है। चाहे वो ये इधर से जा रहा है बोट, चाहे नाव इधर से जा रहा है, नाव इधर से जा रहा है, दूरी तो निश्चित है। आगे क्या कह रहा है
कि जब धारा की दिशा में चल रहा है तो उसको 16 मिनट लग रहा है, और धारा के विपरीत चलेगा तो उसको 24 मिनट का है, कि वो जो है हवा को क्या कर रहा है, हवा के विपरीत चल रहा है, मतलब नाव की धारा के विपरीत जब चले तो समय ज़्यादा लगेगा। तो जब ये समान दूरी से समान दिशा में चल रहा है नाव, तो ये 16 मिनट लगा रहा है। लेकिन अगर ये विपरीत चले तो 24 मिनट लगाता है। याद रखिएगा, विपरीत मतलब जोड़ना, मतलब ये मत समझिएगा जोड़ना, ये ट्रेन नहीं है जो कि ट्रेन इधर चल रहा है, ट्रेन इधर चल रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा, नहीं, बीच में धारा है, याद रखिएगा, ये अलग है। ये 16 मिनट हुआ, ये आपके 24 मिनट का। चूँकि ये आपका क्या है, यही आपका जो है आपका टाइम है, तो स्पीड, सॉरी हाँ ये टाइम है, तो स्पीड निकालने के लिए इसको आप विपरीत कीजिए तो ये 24 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 16। जब आप इसको काटिएगा तो 4 छक 24, 4 चौक 16, या आप ऐसे कर सकते हैं 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो ये देखिए स्पीड क्या होगा, ये स्पीड बड़ा किसका है, जो धारा के अनुकूल चल रहा है। जब ये इसका वैल्यू का मान कितना हो गया आपका, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात, और x माइनस वाई कितना दिया हुआ है आपका 2। अब आप चुपचाप x मतलब हम क्या माने थे, x माने थे नाव की चाल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/2। मतलब ये दोनों को जोड़िएगा, जब भी ऐसा वैल्यू निकालने का कहेगा तो ये दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 2 आपका x निकलेगा, और y जो निकलेगा वो 3 - 2 डिवाइड बाई 2। अगर y निकलेगा तो 3 - 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1/2, ये 5/2 मतलब 3 + 2 डिवाइड बाई 2 x का मान। और 5/2 हमेशा होता है 2.5, और 1/2 होता है 0.5। अब आपको निकालना क्या है, इतना तक तो 100% निकलेगा। अब जो बोल रहा है कि यदि शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात बताइए, शांत जल, तो शांत जल है क्या, तो शांत जल जब शांत ही है तो नाव का गति मतलब नाव की चाल, तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, x बराबर हम लोग x नाव की चाल माने थे, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है x की बराबर नाव की चाल, देख लीजिए यहाँ पे x बराबर नाव की चाल। तो नाव का जो है x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और इसी का मान किसके बराबर है, तो याद रखिएगा इसका मान तो किसके बराबर है नहीं, हाँ यहाँ तो निकाले हैं x बराबर, तो इसी का मान 2.5 के बराबर है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हम 2.5 निकाले हैं इसका असली मान 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल, तो आपको बताए थे धारा हमेशा कम होगा, तो 0.5 का मान कितना हो जाएगा, तो भैया ये कितना गुना ज़्यादा है, तो ये आपका जो है 25 से छोके 150, मतलब आपका गुना 6 गुना ज़्यादा है, तो ये भी आपका 6 गुना ज़्यादा होगा। तो जब 6 गुना ज़्यादा होगा तो ये आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन चूंकि पॉइंट है यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे बीच में पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका धारा की चाल होगी, मतलब आपका y का मान हो गया। और आपको बोले थे धारा की चाल हमेशा कम होता है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अनुकूल दिशा है, प्रतिकूल है, आपको फ़ोटो के हिसाब से बताए हैं इसलिए आपको थोड़ा लेट लग रहा होगा। टाइम हमेशा उल्टा होता है, स्पीड का टाइम 16 + 24 है, तो स्पीड 24 और 16। आप ही बताइए कि टाइम कम लगेगा, इसका मतलब कि गाड़ी बहुत टाइम कम इसलिए लग रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो समय ज़्यादा तो दूरी कम, सॉरी समय ज़्यादा तो स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा तो समय कम। बहुत तेज़ गाड़ी घुमाएगा, स्पीड ज़्यादा करेगा तो कम समय में पहुँच जाइएगा। चलिए, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू आपका निकला, ये आपका निकल गया x + y, x - y। ठीक है, x से आप ये निकालें, y निकालें, और x का मान दिया हुआ था और y का मान आपको निकालना था। बहुत इजी वे में, बहुत सरल भाषा में आपको बताए हैं, याद रखिएगा। एक चीज़ और, अगर आपको नोट्स चाहिए इसका तो आप मेरे टेलीग्राम पर क्या करते हैं, क्लिक करके आप लिंक शेयर करके आप हमसे मांग लग सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक बस जो है 60 किलोमीटर की चाल से 3 घंटा, 50 किलोमीटर की चाल से 12 घंटा, और 50 किलोमीटर और फिर 50 किलोमीटर चाल से अगले 5 घंटा यात्रा करता है। एक बात बताइए, 60 किलोमीटर चाल से 3 घंटा चल रहा है, तो आपके पास, एक सेकंड, 60 किलोमीटर चाल से 3 घंटा चल रहा है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है।
सॉरी 180 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, फिर 50 किलोमीटर चाल से 4 घंटा और 50 किलोमीटर चाल से अगले 5 घंटा। इसका मतलब यही होना कि वो 50 ही किलोमीटर चल रहा है, लेकिन एक बार 4 घंटा चल रहा है, फिर अगला 5 घंटा भी चल रहा है 85 किलोमीटर से। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 5 45, 450 किलोमीटर चला बस। ठीक है, अब जो है कितना किलोमीटर चला, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 630 किलोमीटर तो चला। और टाइम इसको लगा 5 4 9 यहाँ और 3 यहाँ, 9 3 12, 12 घंटा में 630 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब है कि वो कितना प्रति किलोमीटर घंटा चल रहा है, 630 किलोमीटर। अब प्रति घंटा मतलब 12 घंटा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 12 25 60 तो होगा ही, फिर 30 है तो 12 दूना 24 होगा, तो 52 पॉइंट में आएगा आपका 5। तो आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि पूरी तरह 12 से कटेगा नहीं, पॉइंट होने के बाद कटेगा। तो 52.5 आपका आंसर आ गया। हमेशा याद रखिएगा, जब औसत चाल पूछ रहा है तो हमको ओवरऑल औसत दूरी औसत दूरी और औसत आपका क्या, आपका समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है कि राम किसी कार्य को 15 दिन में और रोहन 25 दिन में और रोहित जो है 30 दिन में करता है। पहले जो बोल रहा है आप वही कीजिए। राम जो है, फिर एक नाम रोहन नाम है, एक राम है, एक रोहन है और एक आपका रोहित है। राम बोल रहा है भैया हम 15 दिन में काम कर लेंगे। रोहन बोल रहा है कि भैया हम 25 ही दिन में काम कर लेंगे, 25 दिन लगेगा हमको काम करने में। और रोहित बोल रहा है हमको 30 दिन लगेगा काम करने में। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर आप 150 लीजिएगा 150, आप ही बताइए। जब एलसीएम आपका 150 है, याद रखिएगा एलसीएम ही आपका यूनिट है, मतलब इतना ज़मीन आपके पास है। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पे 150 रुपया है यूनिट, मतलब 150 ज़मीन या 150 यूनिट। ठीक है, अब आप क्या किए, जब 150 यूनिट हो गया तो आप बताइए इसका क्षमता कितना हो। या देखिए टोटल यूनिट बटा 3 आपका क्षमता होता है, ये आप लिखिएगा तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। तो 150 बटा 15 मतलब आपका इसका क्षमता 10 हो गया राम का। इसका भी 150 बटा 25 होगा तो इसका क्षमता कितना हो गया, 25 चौके 150। तो इसका क्षमता 6 रोहन का। और इसका भी 150 बटा 30 कीजिएगा तो 5 दिया 15, 5 इसका क्षमता, यूनिट नहीं है ये क्षमता है, याद रखिए। तो 10 आपका ये हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोहन और रोहित ने 2 दिन तक एक एक साथ काम किया। भैया रोहन और रोहित काम किया है, रोहन ऐसा कीजिए यहाँ पे रोहन काम किया होगा प्लस रोहित, RORH। तो रोहित अपना क्षमता के अनुसार काम करेगा। तो रोहन का यूनिट आपका 6 है प्लस रोहित का 5 है, तो 6 5 11 यूनिट तो काम किया, लेकिन आपका कितना दिन तक लगा, यूनिट क्षमता काम किया, लेकिन कितना दिन, तो 2 दिन कर रहा है, तो 11 दूना 22। इसका मतलब टोटल जब 150 था, जब 150 खेत टोटल जो है, ध्यान से रखिएगा, टोटल 150 था, उसमें से 22 यूनिट कौन किया, रोहन और रोहित। ठीक है, अब आगे क्या है भैया, तो जब 22 यूनिट ये किया तो आगे भी होगा, तो बचा कितना, तो बचा आपका 128 बचा होगा कहीं ना कहीं। ऐसा करिए, इसको साइड कीजिए, इतना काम किया होगा टोटल 22 यूनिट। तो 150 में 122 बचा, सॉरी 22 बचा, तो 128 यूनिट अभी बचा है। ये भैया कौन करेगा काम, तो फिर रोहित की जगह राम आ गया। तो रोहित भैया की जगह रोहन तो था ही, तो 128 जो है आपको रोहन तो करेगा ही, ROHN रोहन, प्लस रोहित की जगह अब राम आ गया, तो राम वो राम करेगा।
तो भैया रोहन और राम जो करेगा वो अपना क्षमता के हिसाब से करेगा ना। तो बताइए रोहन का क्षमता 6 है प्लस राम का क्षमता 10 है, तो टोटल आपका कितना हो गया? 10 छो 16, 16 यूनिट काम करेगा, जो क्षमता काम करेगा कितना दिन में? तो 128 यूनिट काम है। क्षमता इसका 16 यूनिट पर डे है दोनों मिला करके। तो 16 कितना? 16 अठे 28 से, तो इसका मतलब है कि 8 दिन तक ये दोनों काम करेगा। तो पहले 2 दिन काम किया रोहन और रोहित, उसके बाद अब रोहन और राम करेगा 8 दिन, तो टोटल 10 दिन काम हुआ। एकदम सिंपल वे में आप समझिए, इससे बेहतर कहीं नहीं आपको मिलेगा। एकदम ज़मीन का मुआयना किया गया है, 22 कट्ठा ज़मीन ये दोनों नापा, फिर रोहन और राम जो है 128 कट्ठा ज़मीन नापेगा, जबकि दोनों का क्षमता नापने का 16 है, तो 128/16 मतलब 8 दिन तक नापा। तो 2 दिन पहले नापा गया था और 8 दिन बाद में 2 मिलके नापा, तो टोटल 10 दिन ज़मीन नापा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कह रहा है कि रोहन 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें पहली वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। वो तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्वेश्चन जब देगा तब एसपी पर बेचेगा। दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 40% हानि पर बेचता है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में है। वस्तु भैया 2 है, यहाँ सीपी लिखिए, यहाँ एसपी लिखिए। वस्तु मतलब जो है, अगर मान लिया जाए वस्तु 1 है और ये वस्तु 2 होगा, दोनों वस्तु का सीपी और एसपी जरूर होगा। रहने दीजिए, ऐसा कीजिए, इसको यहाँ काट के थोड़ा सा इसको सटा दीजिए। अब जो है आप कीजिए, यहाँ पे सीपी होगा एक वस्तु का और वही वस्तु का एसपी होगा। इसका मतलब वस्तु 1 का सीपी, वस्तु 1 का एसपी, वस्तु 2 का सीपी, वस्तु 2 का एसपी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जी मैं मस्त फिगर बनाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि पहली वस्तु को क्या 40% लाभ पर बेचा। तो भैया 40% लाभ पर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर लिखिए, 1 सेकेंड। अगर 40% लाभ है तो आपका यह कि 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, लाभ मतलब प्लस, मतलब 5 से 7 हो गया। मतलब सीपी पहला का 5 था, तो एसपी कितना हो जाएगा? 7, तभी तो 40% लाभ होगा। दूसरा का क्या हाल है? दूसरे वस्तु, तो ये तो दूसरा वस्तु यहाँ पे है, याद रखिए पहला वस्तु का हिसाब हो गया। दूसरा वस्तु 40% हानि, तो 40% भी 2/5 होता है। चूँकि हानि है तो यहाँ माइनस दिखाएगा, तो 5 तो आएगा ही, लेकिन हानि है तो 5 - 2 3 होगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो ये फॉलो तो आपको करना ही होगा। लेकिन आगे देखिए क्या बोल रहा है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात ज्ञात करिए। वो तो ठीक है, हम समझ गए ये पूछ रहा है, लेकिन हमको यहाँ लिखा हुआ है कि बेचते समय क्या हुआ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो बताइए पहली वस्तु का क्रय मूल्य कौन है? तो भैया पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है। और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कौन है? तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये है। ठीक है, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। और याद रखिए यही बोल रहा है ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ 5 है तो ये 3 है, बराबर नहीं। हमको बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये इसका रिश्ता है किससे? इससे है, तो ये भी 5 से गुना होगा। और सीपी को यहाँ पर भी चूंकि लिखा हुआ है इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये भी 3 से गुना होगा, तो ये 3 से गुना होगा, ताकि ये कितना हो जाए, तो ये आपका कितना हो जाए 15। एक सेकेंड रुक जाइए, ताकि ये 15 हो जाए और ये भी 15 हो जाए। क्यों 15 हो जाए? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य ये है, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, तो 15 15 हो गया।
अब आप जो प्रोसेस है वो निकालिए। ये आपका 7 या 21 हो गया, ये 25 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन 21 और 25 जरूर हुआ है। अब आप वैल्यू पुट कीजिए पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तथा, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 21, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो दूसरी वस्तु ये है, इसका क्रय मूल्य ये 25 है, तो 21:25 आपका आंसर 100% होगा। तो भैया कुछ नहीं करना था, जो बोल रहा है वही कीजिए, उसके बाद आपका ये 100% क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 22/12 का आयतन चादर की उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया। एक आयतन है, आयतकार है, आयतकार मतलब रेक्टेंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, कहिए हम बनाएं, उसका लंबाई 22 है और चौड़ाई आपका 12 है, ठीक है। कह रहा है कि लंबाई को ही मोड़ना है, इसका मतलब जब आप इसको मोड़िएगा ऐसे करके मुड़िएगा, तो ज़रूर ये 22 जो है ना, ये वाला ये मुड़ कैसे जाएगा, ऐसे करके। इसका मतलब ये जो होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये ही 22 होगा। अब बाकी आपका ये वाला जो है, ये आपका 12 का 12 ही रहेगा। आप खुद देख लीजिए, आपको खुद ही पता चलेगा एक्सपेरिमेंट करके। और ये तो 22 है ही। इसका मतलब ये होता कितना है जब भी बेलन होगा, तो भैया ये होता है 2πr, और यही किसके बराबर है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये 22 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लंबाई को मोड़ रहे हैं, क्या बोले, लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बना रहे हैं, तो यही आपका बेलन है, ठीक है। ठीक है, जब बेलन आप बना रहे हैं तो 2πr बराबर 22 हो गया, तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर जब आप निकालिएगा तो 22/2 गुना 22/7, तो ये रेडियस आपका मतलब त्रिज्या आपका 7/2 हो गया। रहने दीजिए, सीरियस त्रिज्या आपका 7/2 हुआ, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² × h। पाई को पाई रहने दीजिए, नहीं तो चूंकि पाई में आंसर नहीं है तो आप इसको 22/7 लिख सकते हैं। 22/7 गुना रेडियस आपका 7/2, चूँकि 2 बार है, r² मतलब 2 बार, 60/2 गुना 7/2, और हाइट तो आपका वैसे भी 12 है। आओ देखिए ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये 3 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 22 दूना 14, मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 4 1 5 और फिर 1, मतलब कि 7 दूनी 14 कीजिए और 22 कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कहीं तो कुछ ये 3 है तो 7 या 21 होगा ना, हाँ 21 हो जाएगा। तो 2 22 और 2 दूनी 4, मतलब कि 400 कितना आपका 62, 462 आपका हो गया। चूँकि आपका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 22 में पाई होता है π/7, मतलब 11 गुना 2/7, 11 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा, डायरेक्ट हम निकालते हैं। 11 के लिए अल्टरनेट आपका 6 के मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देखिए 4 है -6 तो ये नहीं होगा, 4 2 6, बीच वाला 6 माइनस कीजिए तो 0 होगा, तो ये आंसर 100% होने का चांस है। 6 4 10 -2, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं। तो मुजबानी आप इसको बना देते हैं 1 सेकेंड में 462। क्योंकि आपको प्रोसेस इसलिए बताएं क्योंकि कभी कभी अब जो है क्वेश्चन दिमाग वाला ऑप्शन सेट करता है, सभी जो है मल्टीपल 11 का ही मल्टीपल होता है। संयोगवश इस क्वेश्चन में यही बी ऑप्शन ही 11 का मल्टीपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये तो आपको सॉल्व करने का है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27,000 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया। एक आयतन है जिसका मतलब एक घन है जिसका आयतन जो है आपका वॉल्यूम 27,000 है, तो एक ठोस घन को क्या को बराबर आयतन में 8 घनों में काट रहे हैं। ठीक है, काटने दीजिए, पहले इसका साइड देख लीजिए। ए क्यू आपका खुद दिया हुआ है भैया 27,000 सॉरी, तो ए बराबर वैल्यू कहते हैं 3 3 9 होती है 27, मतलब 30 हो जाएगा आपका साइड। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए ये घन है और सबका साइड 30 है,
ये भी 30, तो ये भी 30, 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 ये वाला भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, सब 30 है। ठीक है, रहने दीजिए 30 है। अब जो है ये सबको, ये 27,000 वाला को पहले क्या कीजिए, अब सब का 8 घन वाले में काट दिया गया है। मतलब कि ये जो 27,000 का जो घन है आयतन को, इसको 8 घन में, छोटा छोटा घन में काट दिया, मतलब 1 क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको यही कह रहा है। बाकी वो ए निकाले तो ठीक है, रहने दीजिए, निकाल दीजिए। ए बराबर है कितना, याद रखिएगा, ये A1, इसको A2 मान लीजिए, इसको A1 मान लीजिए, ये असली वाला है। तो 8 से अगर आप इसको काटिएगा तो ये आपका 27,000/8, कहने का तात्पर्य है 30/2, क्योंकि ये आपका क्यूबिक रूट है। और ये होता कितना है, तो 8 को 2 गुना 2 गुना 2, चूँकि 3 है तो 1 2 निकल जाएगा, और ये 30 गुना 30 गुना 30 है तो 31 निकल जाएगा, तो ये आपका 15 होगा। इसका मतलब दूसरा जो छोटा छोटा घन है वो 8, सबका जो है ना साइड 15 है। अब क्वेश्चन चलिए क्या बोल रहा है, आरंभिक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, 6 × a²। किसी भी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 × a² होता है। चूँकि पहला है तो A1 हम माने थे, तथा 3 छोटे घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल, 3 छोटे घन को A2 माने तो 6a² तो होगा ही, लेकिन चूँकि 3 है इसलिए 3 से गुना किए, 3 घन है, गुना A2², चूँकि दूसरा वाला को साइड A माने। ओहो, ये क्या हो गया, चलिए चलिए जल्दी आइए। अब आप वैल्यू पुटिए, उसके बाद ये आपका वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 गुना, पहले वाला का साइड क्या था 30, तो 30 गुना 30, दूसरा का, सॉरी ये अनुपात में है तो इसको ये लिखना उचित नहीं है, 3 गुना 6, और E2 है कितना 15, जो कि 2 बार है, A² है तो 15 गुना 15। अब आप इसको काट सकते हैं, बिल्कुल, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 दूना 6, और 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4/3 आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, जो जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए, आपका 100% क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। 2 क्वेश्चन है और है आपका 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपका विराम हो जाएगा। 18 नंबर है कि 6,000 की राशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। ठीक है, रहने दीजिए, नहीं तो लिख लीजिए आप, 6,000 की राशि है 4 वर्ष में 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाती है, तब धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्रण क्या होगा। याद रखिए, ब्याज की दर 1.5 गुना हो जाता है, तो सबसे पहले ब्याज की दर तो आप निकालिएगा, और ब्याज की दर हमेशा 1 साल में निकलता है, 1 साल का होता है ब्याज की दर। अंतर निकालिए कितना का, तो 1200 का, डिवाइड भी कीजिए 4 का, तो ये आपका निकलेगा 1 साल का ब्याज, और 1 साल का ब्याज ही ब्याज की दर होता है। बताते हैं, 300 आपका ब्याज है, और याद रखिए ये लिखा हुआ ब्याज की दर स्वयं का 1.5 गुना है। आप कीजिए 1.5 गुना, ये स्वयं का 1.5 जब कीजिएगा तो 15 तिया 45, मतलब 450, क्योंकि होना चाहिए था 4500, लेकिन पॉइंट में है तो 1 शून्य आपका बेकार हो गया। और इसको क्या किए, 5 वर्ष बाद धनराशि मिश्रधन क्या होगा, तो आप बताइए। 450 आपका क्या है, 1.5 वर्ष बाद, सॉरी गुना किए हैं, और चूँकि 5 वर्ष बाद ब्याज क्या हो जाएगा, तो 0 की 0, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 के 20 2 22, मतलब कि आपका 2250 आपका ब्याज हुआ। कब के लिए, 5 साल के लिए। तो भैया पहले आपका धनराशि कितना था, तो धनराशि आपका भैया दिया हुआ है 6,000, अब प्लस 5 साल का ब्याज भी 2200 है, तो क्या आपका मिश्रधन नहीं निकलेगा, निकलेगा, हाँ भैया निकलेगा, क्योंकि मिश्रधन ही पूछा है। मिश्रधन क्या है, 0 की 0, 5 एकम 5, 2 1 2, 6 2 8, मतलब 8 2 5 0, मतलब 8250, ऑप्शन नंबर ए आंसर।
तो कुछ नहीं करना है, बस आपका ये जो वैल्यू है इसी तरह से आपको निकालना है। ठीक है, इज्जत देना जरूरी है। चलिए 19 नंबर क्या है आपका, ये लास्ट आपका 20 नंबर आपका लास्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका सेशन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक पिता अपनी मासिक आय, मतलब कि वो कमाता था बाप, जब बाबूजी कमाता था कुछ आय तो हर महीने क्या करता था 8% अपने दोनों बेटे को पॉकेट मनी के रूप में दे दिया। ठीक है, देने दीजिए। बड़ा बेटा को दोनों बेटों की दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है। तो बड़ा बेटा को जो मिलता है वो दोनों बेटों को जो दिया जाता है राशि उसका 85% मिलता है, मिलने दीजिए बड़ा बेटा को। वह राशि 90% खर्च कर देता है। ठीक है, और 17 रुपया बचाता है। वह मतलब बेटा के बारे में बोल रहा है कि बेटा 90% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 17 रुपया बचाता है। तो पिता का मासिक आय कितना है, मान लिया जाए पिता का मासिक आय x है, उसमें से वो जो है क्या किया 8% अपने दोनों बेटे को पॉकेट मनी देता है। तो भैया 8% उसको देता है तो बड़ा बेटा को भी तो 8% दे रहा है क्योंकि लिखा हुआ है, आके 8% दोनों बेटों को देता है। जब 8% दोनों को बेटे को देता है तो बड़े बेटे को दोनों बेटे को दी जाने वाली कुल राशि का 85%। तो ये जो आपका ये जो कुल राशि है, कुल जो राशि है आपका यहाँ पे इसका जो है 85% बड़ा बेटा को मिलता है। तो ऐसा करिए बड़ा बेटा ही निकालिए। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में आपका संख्या जो है आपका बड़ा बेटा का ही पैसा बचा हुआ है 17 रुपया, इसीलिए बड़ा बेटा का ही निकालेंगे। तो 85/100 टोटल आपका बड़ा बेटा का पैसा मिलता है। मिलने के बाद क्या हुआ कि बड़ा बेटा क्या करता है 90% खर्च कर देता है। तो जब खर्च करता है तो बचाता कितना है 10%। अब भैया जब 10% बचाता है तो असली में वो बचाता कितना है, तो 17 रुपया। याद रखिएगा ये पूरा आपका बड़ा बेटा का बचत है पैसा का, लेकिन असली में बड़ा बेटा बचाता कितना है 17। एक्स का पान निकालिए, ये आपका उनके बाबूजी का मासिक आय निकलेगा। 17 से गुना कीजिए 100 गुना 100 गुना 100 डिवाइडेड बाय 8 गुना 85 गुना 10। हम सॉल्व करें तो हम क्या पाते हैं, 17 पचे 85, एक शून्य से एक शून्य कटम, 5 दूना 10 20, और ये है 4 दूनी 8 4 पचे 20 2 पचे 10 पचे 25, इसका मतलब 2500 आंसर। तो जो मासिक आय बाबूजी का था वो आपका 2500 था। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कितने दिनों की बाद आई सजना इंड की। यदि 8 अंकों की संख्या कितनी है, एक 8 अंक की संख्या है 17 9 x 091 y, ये आपका टोटल संख्या है। ये एक संख्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 17 लाख 51,000 और 9100 कुछ ऐसे करके हैं। और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 88 से लिखा हुआ है, 88 से विभाजित किया। तो बताइए 5x माइनस वाई क्या होगा, 5x माइनस 8y। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो है 8 लिखा हुआ है 11 गुना 8, इसका मतलब ये जो डिवाइड हुआ है ये पूरा ये 11 गुना 8 से। तो 11 से भाग लगने के लिए अल्टरनेट हमेशा इक्वल टू 0 होता है, और 8 से भाग करने के लिए ये लास्ट का डिजिट 91y ये जो है 8 से भाग लगना चाहिए, और 11 से भाग करने के लिए अल्टरनेट मतलब 1901, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 9 0 और 1, और 7x 9y, 7 प्लस x प्लस 9 प्लस y। ठीक है, ये क्या होगा 9 1 10 1 11, ये 9 7 16, 16 जो है 16 प्लस 16 है
कहीं गड़बड़ तो नहीं है? 16 ही तो है। 9 1 बाय 16 16 16 9 7 16 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस वाई। ठीक है, 16x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, गलत तो होगा नहीं। और अंतर हमेशा ये दोनों का या तो 11 का मल्टीपल होगा या तो 0 होगा। वैसे भी आपको ये बड़ा लग रहा है, ऐसा कीजिएगा, ये मतलब इधर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर लिख सकते हैं। पहले इसको सॉल्व कीजिए, 91y/8। 8 से अगर इसको हटाइए, 8 से अगर भागा दें तो 8 9 1 y, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 3 11। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो y बराबर 2 होगा, तभी 8 चौक 32 कट जाएगा। इसका मतलब y 100% 2 होगा, y 100% 2 होगा, तो y तो 2 ही होगा, तभी आपका 912 आपका 8 से कट जाएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि 8 का काटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पे कट रहा है। तो ये आपका 16 हो, ये क्या, ये आपका क्या 16 + 18 माइनस एक्स तो हुआ ही है, -11। अब यहाँ क्या रहेगा, जो आपको या तो 11 से पूरा कट जाए या तो 0 हो जाए। तो आप ही बताइए यहाँ क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 8 - 4 कितना हो जाएगा? 14। 14 - 11 नहीं होगा, ठीक है, 11 का कटा गया। हम क्या करेंगे, 11 दूना 22, 18 प्लस एक्स है, अच्छा यहाँ प्लस एक्स है ना, सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या है, 18 4 22, 22 - 11 क्या हुआ? 11, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर आपका वाई बराबर, ये क्या 2 तो आएगा, एक्स बराबर यहाँ पर 4 आएगा। आप खुद ही देखिए, जब हम लिखते हैं 179, एक्स बराबर 4 लिखे थे, 091, अब वाई बराबर 2 लिखे थे, तो आप देखिए ये 11 से कट जाएगा। 11 से कटने के लिए 11 का आपका अल्टरनेट जो है आपका कटना चाहिए। जैसे 9 1 10, 10 1 11, 7 4 11, 11 9 20 2 22, तो 22 से -11 करेंगे तो 11, इसका मतलब 11 से कट रहा है 11, या तो अगर ये 0 भी होता तो भी आंसर आता। और लास्ट का 912 8 से कट रहा है। तो याद रखिएगा कि 11 का मल्टीपल काटने के लिए आप एक बार देख लीजिएगा खुद से, और ये जो क्वेश्चन है इसको एकदम संयम से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ प्लस हम नहीं लिखे थे, गलती हो गई, यहाँ प्लस होना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपका अगले सेशन में वही 20 क्वेश्चन लेके। हालांकि टोटल 25 क्वेश्चन था, लेकिन आज आपका 20 क्वेश्चन ही होगा। अगला जो आपका सेट होगा उसमें 5 क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।